जब हमने इसे समाप्त किया तो मेरे निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रतिष्ठित ब्लू टिक के बिना कुल 285 फॉलोअर्स थे। शार्क टैंक भारत फिल्म सिटी में शूटिंग बदले में मैं 315 लोगों को फॉलो कर रहा था। जब मैं शो के पहले सीजन में शामिल होने के लिए सहमत हुआ तो यह भी सोचा था कि यह एक प्रतिष्ठित टेलीविजन शो होगा जो एक शर्मीले व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा आइकन बनने के लिए प्रेरित करेगा और मेरे निम्नलिखित को इसमें सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया पर छत दूर की कौड़ी लग रही थी, फिर भी यह बिल्कुल वैसा ही था। शार्क टैंक मेरे लिए किया या मैंने किस लिए किया शार्क टैंक? मेरे शुरुआती एंजल निवेशकों में से एक वेंचर कैटलिस्ट्स थे। वे टीम की सहायता कर रहे थे शार्क टैंक भारत शार्क के एक पैनल की पहचान करने के लिए और उन्होंने ही मेरे नाम की सिफारिश की। सोनी टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला शार्क टैंक एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप वाला शो था जिस पर निवेशक या शार्क को व्यवसाय मालिकों द्वारा धन की तलाश में रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मैंने वास्तव में इसका पूरा एपिसोड कभी नहीं देखा था। शार्क टैंक यूएस, भले ही मुझे इसके प्रारूप के बारे में पता था। जुलाई 2021 की शुरुआत में मैं बिमल उन्नीकृष्णन नामक एक सज्जन व्यक्ति के साथ जूम कॉल पर था जो इसके श्रोता थे। शार्क टैंक कॉल के बाद मेरे घर पर एक रिकॉर्डिंग सत्र स्थापित किया गया जिसमें सोनी टीम द्वारा बनाई गई कुछ मॉक पिचें शामिल थीं, जिन पर मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देनी थी। जैसे जैसे मैंने सोनी की रुचि बढ़ती देखी, मुझे एहसास हुआ कि अगर एसोसिएशन सफल हो गई तो यह मुझे एक तरह की सार्वजनिक शख्सियत में बदल देगी। मैं थोड़ा सा था आशंकित, क्योंकि व्यस्त व्यवसाय वितरण के बीच में मैं नहीं चाहता था कि मेरे निवेशक सोचें अशनीर डिस्ट्रैक्ट या वेला हो गया है, कि अशनीर के पास व्यवसाय से बाहर की चीजों के लिए समय है। मुझे याद है कि मैंने मिकी मल्का को पत्र लिखकर उनकी राय मांगी थी। उनकी प्रतिक्रिया तथ्यपरक थी। संक्षेप में उन्होंने कहा कि हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहेंगे कि सड़क पर चलते समय लोग उन्हें पहचानें, लेकिन वह वैसे ही थे। मिकी के यू संदेश के बाद मैं सिकोरिया में हर्षजीत के पास पहुंचा, जिनके पास भी इसके खिलाफ कोई मजबूत विचार नहीं थे। मेरा जाना अच्छा था। इसके बाद सोनी के साथ एक और मॉक सत्र हुआ। इस सत्र में 2 संभावित लेकिन अभी तक अपुष्ट शार्क थे, अमन गुप्ता, बोट के सहसंस्थापक, और मैं। जबकि सोनी टीम सत्र को एक होटल में रखना चाहती थी, मैंने उनसे कहा कि पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इसके लिए अपना घर देने में खुश हूँ। यह पहली बार था जब मैं अमन से मिल रहा था। मुझे याद है मैंने सोचा था कि वह एक प्रकार की घबराहट भरी ऊर्जा से भरा हुआ था। आस्था शार्क टैंक था, वह वास्तव में इस पर रहना चाहता था। शार्क टैंक पैनल वास्तव में यह बात उस समय मेरे लिए जितना मायने रखती थी, उससे कहीं अधिक उसके लिए मायने रखती थी। उन्होंने हम दोनों के साथ स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद जब हम दोपहर के भोजन के लिए राजमा चावल खा रहे थे तो अमन ने मुझसे पूछा, अशनीर भाई, क्या लगता है, लेंगे या नहीं? क्या आपको लगता है कि वे हमें चुनेंगे? मेरे लिए बेपरवाह क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका भावुक स्वर आया। मैंने शार्क टैंक कर धंधा बनाया है, मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ शार्क टैंक, और इससे मुझे अपना खुद का व्यवसाय बनाने की प्रेरणा मिली। यह पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि शो में होने का मतलब वास्तव में कुछ बड़ा हो सकता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े @ebooksend एक बात जो मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी वह यह पता लगाना था कि क्या मुझे शो में होना चाहिए तो अन्य सहपैनलिस्ट कौन होंगे। मैंने सोनी टीम के साथ बातचीत का नेतृत्व माधुरी को करने दिया। निःसंदेह उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह शो हमारे तत्काल स्टार्टअप सर्कल से परे एक बड़ा मूल्य हो सकता है और वह आश्वस्त थी कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। बिमल से बात करने पर उन्हें अन्य संभावित सहपैनलिस्टों के बारे में बताया गया।
इनमें से अनुपम मित्तल का शादी.com वह कोई था जिसे मैंने खुद पहले हमारे सीड राउंड के दौरान पिच किया था। जबकि वह निवेश करने के लिए उत्सुक था, तब तक सिकोया पैसा लगाने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए मैंने उसके निवेश को आगे नहीं बढ़ाया। उनके कार्यालय कैंटीन में डोसा विक्रेता के पास भारत पे क्यूआर था और वह अक्सर अपनी किसी भी सेवा के लिए मुझे सीधे कॉल करते थे। जहां तक दूसरों की बात है, हालांकि मैं लेंसकार्ट के पीयूष बंसल से नहीं मिला था, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए व्यवसाय के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान था। तथ्य यह है कि उसके पास भी था। सॉफ्ट बैंक से जुटाए गए पैसे से मुझे सॉफ्ट बैंक के एक निवेशित संस्थापक के साथ मंच साझा करने में खुशी हुई। मैं अमन से पहले ही मिल चुका था और D2C ब्रांड बनाने में उसकी सफलता के बारे में जानता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे पता चला कि शुगर कॉस्मेटिक्स की विनीता सिंह शो में आएंगी। वह IIM में मुझसे 1 साल जूनियर थी और हालांकि हमने कैंपस में कभी बात नहीं की थी, हम एक दूसरे को जानते थे और हमने जो व्यवसाय बनाए थे उनके लिए हमारे मन में परस्पर सम्मान था। एक व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानता था, वह एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की नमिता थापर थीं और मामा अर्थ की सहसंस्थापक गजल अलग के साथ मेरे कोई सामान्य संबंध नहीं थे, लेकिन उनकी साख भी उतनी ही प्रभावशाली थी। कुल मिलाकर मुझे खुशी थी कि मैं कुछ महान ऑपरेटिंग संस्थापकों के साथ मंच साझा कर रहा था, न कि कुछ ज्ञान लेने वाले निवेशकों या स्वर्गदूतों के साथ। हालांकि इससे टेलीविजन पर आने को लेकर मेरी आशंका दूर नहीं हुई। यह मेरे लिए स्वाभाविक नहीं था। मैं कभी सार्वजनिक वक्ता नहीं रहा। मुझे याद है कि जब मुझे स्कूल असेंबली में सैकड़ों छात्रों के सामने सुबह का समाचार पढ़ना होता था तो मेरे पैर कैसे कांपने लगते थे। सप्ताहांत में भी मैं दुविधा में था कि मुझे पहली शूटिंग के लिए यात्रा करनी होगी। हालांकि एक बार जब मैं सेट पर था तो मुझे बेहद सकारात्मक वाइब्स का अनुभव हुआ। असली सेलिब्रिटी शैली में हमारे पास अपनी वैनिटी वैन और पूरा दल था। मेकअप करने वाले लोग, पोशाक डिजाइनर, बाउंसर, यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सेट की ओर जाते समय आपके लिए छाता पकड़ता था। यह कहना कि हमें अत्यंत महत्वपूर्ण लगा अतिशयोक्ति होगी, हमें वास्तव में लाड़ प्यार महसूस हुआ। निःसंदेह इतना अधिक महत्व एक कीमत पर आता है और मुझे इसकी कीमत अपनी पत्नी माधुरी के क्रोध से चुकानी पड़ी, जो बिना किसी असफलता के सभी शूटिंग में मेरे साथ रहती थी। हमारे शूट के पहले ही दिन एक मजेदार एपिसोड में, जब मैं अपनी वैनिटी वैन में था, एक युवा लड़की कॉस्ट्यूम डिजाइनर की सहायक मेरे पास आई और सहजता से मुझसे पूछा, अशनीर सर, कपड़े आ गए हैं। पहना दून, आपके कपड़े यहाँ हैं। क्या मुझे आपको पहनने में मदद करनी चाहिए? उन्हें उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वैनिटी वैन में एक और व्यक्ति था, मेरी बहुत अधिक स्वामित्व वाली पत्नी। न केवल माधुरी ने लड़की को मेरे तैयार होने तक बाहर इंतजार करने के लिए कहा, बल्कि वह बिमल के पास भी गई और उससे कहा कि उसे हमें इतना महत्व नहीं देना चाहिए। चाने के झाड़ पार मत चढ़ाओ, इन्हें ये उसके सटीक शब्द थे। उन्होंने समझाया कि हम बड़े उद्योगपति नहीं हैं, सिर्फ सामान्य मध्यवर्गीय लड़के हैं और हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए। उसने उनसे यह भी कहा कि हमारे कर्मचारियों को कम किया जाना चाहिए और नर शार्क के लिए उन्हें नर पोशाक वाले दादाओं के साथ ही रहना चाहिए। लो और देखो, अगले ही दिन हमारा स्टाफ आधा रह गया, जिससे सभी शार्क हैरान रह गए। अमन काफी परेशान था और उसने माधुरी से पूछा भी, आप सब शूट्स पार आओगे क्या? क्या आप सभी शूटिंग के लिए आएंगे? जब माधुरी ने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने इस बारे में कुछ करने का अनुरोध करते हुए मुझे किनारे कर दिया। अशनीर भाई, कुछ करो, सारा ग्लैमर हाई खत्म हो गया है। अशनीर, कुछ करो, शूटिंग का सारा आकर्षण खत्म हो गया है, उन्होंने अपनी खास शैली में कहा।
कपड़ों की बात करें तो यह वास्तव में हमारे गुस्से का एक कारण था। शार्क टैंक। हमारे कपड़े इतने रिपीट होते थे कि एक फीडबैक से दर्शक थे, अमीर हो कपड़े तो बदल लो, आप इतने अमीर हैं कि अधिक कपड़े खरीदने में सक्षम हैं। लेकिन टीम अनिश्चित थी कि आखिरकार कौन से एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे और इसके आसपास के संपादन और एपिसोड की निरंतरता के बारे में, और इसलिए लोगों ने हमें सप्ताह दर सप्ताह यह खेल खेलते हुए देखा। कपड़ों का एक ही सेट। शार्क टैंक उनके पास एक बहुत बड़ा सेट था जिसे बनाने में कथित तौर पर उन्हें 4.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसे उसी सेट डिजाइनर ने बनाया था जिसने इस बहुचर्चित सेट के लिए सेट बनाया था कॉफी विद करण। सेट इतना बड़ा था कि हमें अपने ईयरपीस के अलावा यह नहीं पता था कि अन्य शार्क या प्रतियोगी क्या कह रहे थे। इस लोकप्रिय धारणा के विपरीत कि रियलिटी शो में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, वहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। शार्क टैंक। हमें यह भी नहीं पता था कि किसी विशेष दिन में कितनी पिचें बनाई जा रही थीं या कौन सी कंपनियां पिच कर रही थीं। हर हफ्ते हम सप्ताहांत सहित 3 दिन शूटिंग करेंगे। मैंने शुरुआत में ही एक सप्ताह को छोड़कर सभी तारीखों के लिए प्रतिबद्धता जताई थी जब मुझे ICC 20 विश्व कप फाइनल के लिए दुबई में रहना था। सप्ताह दर सप्ताह हम मुंबई की यात्रा करते थे, या तो गुरुवार की रात को रविवार को वापस आने के लिए या शुक्रवार को यात्रा करके सोमवार को लौटने के लिए। पीयूष, अमन, माधुरी और मैं हर हफ्ते दिल्ली से फ्लाइट लेते थे। हम अच्छे दोस्त बन गए थे और अक्सर एक दूसरे की टांग खींचते नजर आते थे। हवाई अड्डे पर अमन अक्सर अपना मुखौटा उतार देता था और यह देखने के लिए इधर उधर घूमता था कि क्या कोई उसे पहचानता है, जबकि हम यह कहकर उसे रगड़ना सुनिश्चित करते थे, तेरे को कोई नहीं जानता, कोई भी आपको नहीं पहचानता। जबकि हमने लंबा व्यस्त समय बिताया सेट पर घंटों, अक्सर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। सहजज के रूप में हम सभी ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल विकसित कर लिया था। यह जुड़ाव विशेष रूप से कुछ व्यंजनों को लेकर बना था जिन्हें नमिता अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस से हमारे लिए लाती थी। इस सौहार्द के बीच साथी शार्क के साथ केवल एक बार मुलाकात हुई थी। मेरी शैली चालू है शार्क टैंक मुझे जीवन की तरह अपने विचारों से अवगत कराने में बिल्कुल ईमानदार, पढ़े कुंद होना था। कुछ लोगों ने तो इशारा भी कर दिया। अमेरिकी शो में मेरे रुख और शार्क के रुख के बीच समानताएं। लेकिन तथ्य यह है कि बिमल और उनकी टीम ने मुझे अमेरिकी शो के संदर्भ के रूप में जो भी लिंक भेजे थे, मैंने उनमें से किसी पर भी क्लिक नहीं किया था। मैं अपनी तरह कर रहा था, मैं बस मैं ही था। मुझे याद है कि बिमल मेरे पास आ रहा था पहले कुछ एपिसोड की शूटिंग के बाद मुझे चेतावनी देने के लिए, पहले तेरी पिटाई होगी बट बाद में पीपल विल लव यू, पहले आपसे नफरत की जाएगी और फिर आपसे नफरत की जाएगी, प्यार करो। शूटिंग के उन शुरुआती दिनों में बिमल ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैं कोई भाग संपादित करना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट था कि मैंने वही कहा जो मेरे मन में था क्योंकि मुझे इस पर विश्वास था। इसलिए मैंने उसे जो कुछ भी वह चाहता था उसे ले जाने की पूरी आजादी दी। चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी बिमल ने भविष्यवाणी की थी। प्रसारित होने वाले शो का पहला सप्ताह मेरे लिए विशेष रूप से कठिन था। मैं अपने अब हाल ही में ब्लूटिक वाले आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर नकारात्मक टिप्पणियों को पढ़ने के लिए आधी रात में भी उठ रहा था। यह और बात है कि घड़े के प्रति मेरी बिना किसी रोक-टोक की प्रतिक्रिया से उतनी ही नफरत पैदा हुई शार्क टैंक जैसे कि भारत पे नाटक से जो तब तक सामने आना शुरू हो गया था। लोगों को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि बोर्डरूम की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन इससे शून्य पोस्ट और फॉलोअर्स का प्रचार करने वाले फर्जी अकाउंट बंद नहीं हुए। तू चोर है साले, कोटक वाले को गाली क्यों दी, आपने कोटक वाले को गाली क्यों दी, कॉल मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर। हालांकि अगले सप्ताह से एक ध्रुवीकरण हुआ।
बहुत से लोगों को लगा कि मैं काम के प्रति सच्चा हूं, क्योंकि किसी प्रतियोगी के बिजनेस मॉडल की प्रशंसा करने का कोई मतलब नहीं था, जबकि उसे फंडिंग देने से इनकार कर दिया गया था। लोग मेरे हिंदी भाषी व्यक्तित्व से भी प्रभावित हुए, जो जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ था। वास्तव में मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे अनुयायियों में से अधिकांश व्यवसायी लोगों से आए थे, जबकि मैं कामकाजी वर्ग, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का पसंदीदा नहीं था। इसे संक्षेप में कहें तो मैं राजनीतिक रूप से सही बंदे का बंदा ही नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो डालता हूँ ईमानदार होने से अधिक मापे जाने पर प्रीमियम। सहशार्क के साथ मेरा आमना सामना भी इसी सिलसिले में था। पता चला कि एक मौके पर नमिता को लगा कि मैं एक प्रतियोगी के मुकाबले बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हूँ। बेशक उनके विचारों का स्वागत था, सिवाय इसके कि उन्हें मेरे सामने प्रसारित करने के बजाय उन्होंने उन्हें अन्य शार्क के साथ साझा करना चुना। मैं उन्हें सुन सका, इसका एकमात्र कारण यह था कि मैंने अभी भी अपना ईयरपीस पहना हुआ था। मैं शब्दों को टालने वालों में से नहीं था। मैंने उसका सामना किया और उससे कहा कि अगर वह मुझसे सीधे बात करेगी तो यह अच्छा काम करेगा। बेशक हमने अगले ही दिन सुलह कर ली जब मैं गया और उसे गले लगाया, उसे यह बताते हुए कि उसने जो कहा उससे मैं आहत नहीं हुआ, केवल इस बात से कि उसने मुझसे सीधे बात करने का विकल्प नहीं चुना। इससे हमारे बीच का माहौल साफ हो गया। पहला सप्ताह एक अन्य मामले में भी कठिन था। प्रतियोगी अमन और विनीता को उनके द्वारा बनाए गए उपभोक्ता केंद्रित D2C ब्रांडों के कारण जानते थे, और इसका मतलब था कि उनमें से कई स्वाभाविक रूप से उनकी ओर झुके हुए थे। इसका मतलब यह था कि भले ही अन्य शार्क आकर्षक सौदों की पेशकश कर रहे थे, पिचर्स ने निवेशकों के रूप में इन शार्क पर एक प्रीमियम रखा। उम्मीद थी कि उन्हें अपने व्यवसाय के निर्माण में परिचालन सहायता मिलेगी। उनमें से एक एपिसोड जो काफी प्रसिद्ध हुआ वह था जहां मैंने एक आरामदायक परिधान ब्रांड बमर के संस्थापक के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। यह उन बहुत सारी पिचों की पराकाष्ठा थी जिन पर मैं बैठा था, जहां प्रतियोगी अपनी योग्यता के आधार पर सौदे का मूल्यांकन करने के बजाय D2C शार्क के प्रति आसक्त लग रहे थे। उस एपिसोड के बाद मुझे बताया गया कि प्रतियोगियों के बीच यह बात फैल गई है कि अश्नीर से बात कर रहना, अश्नीर से सावधान। जब कियारा आडवाणी ने मुझे लगभग तलाक ही दिला दिया, जबकि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कियारा आडवाणी का इससे कोई लेना देना नहीं था। शार्क टैंक वह मेरी एक शूट यात्रा में एक सूत्री एजेंडा थी। पता चला है चूंकि मैं एक के बाद एक सप्ताहांत शूटिंग कर रहा था और सप्ताह के बाकी दिन काम पर बिता रहा था, मेरी मां को लंबे समय तक मुझसे बात करने का मौका नहीं मिला था। मैं उस शाम फिर से यात्रा करने वाला था जब उसने मजाक में मुझसे कहा, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, नजर ही नहीं आता, तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाता। ठीक उसी दिन सुबह एक मित्र जो एक स्टार्टअप संस्थापक भी है, हमारे कार्यालय में आया था। एक अनौपचारिक बातचीत में माधुरी और मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनकी शादी होने वाली है, और उन्होंने लापरवाही से कहा था, किसी मूवी स्टार से बात चल रही है, एक फिल्म स्टार के साथ बातचीत चल रही है। हम इससे बहुत उत्सुक थे। बॉलीवुड एंगल आगे पूछने पर उन्होंने बताया कि एक सीमा आंटी एक तरह की मैचमेकर थीं, जो बॉलीवुड गठबंधन में माहिर थीं। जब मैंने उनसे पूछा कि उनके विकल्प कौन से हैं, तो उन्होंने योग्य जोड़ीदार के रूप में कियारा आडवाणी का उल्लेख किया। मेरे बहुत बड़े हो जाने पर मां के तंज पर मैंने हंसते हुए कहा, आपको पता नहीं है मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। आज के दिन शादी हो रही होती ना तो कियारा आडवाणी का रिश्ता आता आपके बेटे के लिए। आप नहीं जानते कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मुझे अभी शादी करनी होती तो मैं कियारा आडवाणी से शादी कर रहा होता। यह सुनकर माधुरी का चेहरा उतर गया। उसे यह बातचीत बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी।
मैं उसकी शारीरिक भाषा में तुरंत परिवर्तन देख सकता था। हमें उस रात शूटिंग के लिए मुंबई जाना था। विमान में माधुरी चुपचाप बैठी रही और मुझसे तब तक बात नहीं करती थी जब तक कि उन्होंने खाना नहीं परोसा और मैंने उसे खाने के लिए नहीं कहा। ऐसा लग रहा था मानो अचानक कोई बांध टूट गया हो। तुम्हें कियारा आडवाणी से शादी करनी है। आप कियारा आडवाणी से शादी करना चाहते हैं? वह भड़क उठी, गुस्सा करने लगी, उसके आभूषण उतारे। यहाँ मैं पूरी तरह से अचंभित था। अगले आधे घंटे तक मैं उसकी इस बात को लेकर परेशान रहा कि जब उसने मुझसे शादी की तो मैं कुछ भी नहीं था और मैं भी उसके साथ था। शार्क टैंक उसके उकसाने पर। इस छींटाक्षी के दौरान मैं अपने हाथ फैलाए बैठा रहा। उसके आभूषण पकड़े हुए थे जो उसने मुझ पर अनाप शनाप फेंक दिए थे। अपनी आंख के कोने से मैं एक बूढ़े सज्जन को देख सकता था जिसने नेटफ्लिक्स फिल्म देखने के लिए अपने हेडफोन लगा रखे थे और विमान में चल रही लाइव फिल्म सुनने के लिए उसे उतार दिया। लाइव मनोरंजन के साथ बिजनेस क्लास के सहयात्रियों के लिए यह शायद सबसे अच्छी उड़ान थी। उतरने पर जब मैंने अपने साथी शार्क को यह कहानी सुनाई तो मैंने अनजाने में उन्हें टांग खींचने के लिए बहुत सारा चारा दे दिया था। एपिसोड की शूटिंग प्रसारण के तमाम मजे के बाद शार्क टैंक भारत मेरे लिए यह मिश्रित स्थिति थी। निःसंदेह इसे भारी सार्वजनिक मान्यता मिली। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर 7 लाख से अधिक ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हो गए। इस तथ्य का तो जिक्र ही नहीं कि मैं सबसे ज्यादा मीम योग्य व्यक्तियों में से एक बन गया था। मैं जहां भी निकला वहां तस्वीरों की मांग होने लगी। वह व्यक्ति चला गया जो अजनबियों के आसपास या कैमरे के सामने होने के प्रति बेहद सचेत रहता था। मुझे विशेष रूप से यह पसंद आया जब लोग मुझसे प्रेरित होकर यह कहने के लिए मेरे पास आए, शार्क टैंक वे या तो एक सफल व्यवसाय स्थापित करने या अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े थे। लोगों के बीच मेरे मशहूर होने की वजह उद्यमिता, मेरा पहला प्यार होना ही इसे बेहद खास बनाता है। दूसरी चीज जो मैं हासिल करने में कामयाब रहा वह थी बड़े संगठित व्यवसायों के लिए एक भाषा के रूप में अंग्रेजी की चमक को हटाना। वास्तव में मुझे लगता है कि जब डिलीवरी न होने की बात आती है तो इसे अक्सर पीछे छिपाने के लिए पर्दे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बजाय मैंने जो किया वह था लेन देन में हिंदी के प्रयोग को सामान्य बनाना। हालांकि यह सब भारत पे पर चल रहे उच्च नाटक के साथ मेल खाता था और पूरे सार्वजनिक दृश्य में खून खराबा चल रहा था। वो एक था मेरे लिए बेहद कठिन समय, जबकि मैं अपने साथी शार्क्स और यहाँ तक कि शो से भी ध्यान हटाने के लिए दोषी महसूस कर रहा था उस विवाद के कारण जो व्यक्तिगत रूप से चल रहा था। यह मेरे जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण अवधियों में से एक था। यह विडंबना थी कि जिस संगठन को मैंने ईंट दर ईंट जोड़कर खड़ा किया था उसे उन्हीं लोगों ने मेरे हाथों से छीन लिया जिन पर मैंने भरोसा किया था। ऐसे समय में जब बड़े पैमाने पर जनता मेरी उद्यमशीलता कौशल की सराहना कर रही थी। जब पूरा प्रकरण चला तो कुछ लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैं इसमें उपस्थित हूँ। शार्क टैंक बहुत बड़े नाटक और मेरे पतन का कारण बना। खैर, चाहे ऐसा मामला हो या नहीं, मुझे इसका हिस्सा बनने पर कोई पछतावा नहीं है। शार्क टैंक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस शो ने मुझे सार्वजनिक पहचान दी। अन्य पहलुओं के साथ मिलकर यह एक घातक मनगढ़ंत कहानी बन गई, लेकिन यह बिल्कुल अलग कहानी है। अगर कोई एक बात थी जिसके बारे में मुझे नरसंहार के बीच भी यकीन था तो वह यह थी कि वे जितनी कोशिश कर सकते थे इस शार्क की आत्माओं को डुबाना उनके लिए असंभव होगा।